अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 20 एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। हमने आज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पे एक जो प्रॉपर गाइडेंस है वो आपको देनी है। अच्छा, सबसे पहले फिजिक्स में दो चीजें आती हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटीज, एक होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, इनमें डिफरेंस ये है कि स्केलर क्वांटिटीज जो हैं इनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं और यूनिट्स होते हैं, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं इनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है, यूनिट भी होता है और डायमेंशन भी होती है। डायमेंशन हम किसको कहते हैं? अब डायमेंशन बेसिकली होता है एंगल, ठीक है। एक चीज, कुछ चीज होती है वन डायमेंशनल, एक साइड पे मूव करती हैं, कुछ होती हैं टू डायमेंशनल, टू साइड्स होती हैं उनकी, कुछ होती हैं थ्री डायमेंशनल, 3D, ठीक है। तो इस तरह करके वेक्टर क्वांटिटीज में बेसिक डिफरेंस ये है स्केलर और वेक्टर में कि वेक्टर में डायमेंशन होती है, ठीक है। वेक्टर में क्या होती है? डायमेंशन होती है। एंड देन आप स्केलर क्वांटिटीज में अगर देखें तो टाइम, मास, टेम्परेचर, एंड वेक्टर क्वांटिटीज में अगर देखें तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स। ओके, देन द अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो क्वेश्चंस टू दैट। बेसिकली क्वेश्चंस क्या है हमारे कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, मास और वेट में डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्पीड है और वेलोसिटी है इसमें डिफरेंस क्या है। मास और वेट ये आपका बेसिक खुद करने वाला काम है। ये आपने तीनों डिफरेंसेस अपने पास लिखने हैं एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। बेसिकली डिस्टेंस जो है और डिस्प्लेसमेंट जो है, अब अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा मैं आपको आइडिया अगर दे दूं तो डिस्टेंस होता है कि एक प्रॉपर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन मीटर्स जो लेंथ होती है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किसी जगह पे भी जाने का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और मैस और वेट में अगर हम देखें तो वैस मैस और वेट में, अब अगर मैस को आप देखें और वेट को देखें, W इज इक्वल टू mg, इट्स मीन दैट वर्ड जो आपका वेट है वो किसका प्रोडक्ट है? मैस और ग्रेविटी का प्रोडक्ट है। mg दो का प्रोडक्ट है, दो चीजों का प्रोडक्ट है, मैस एंड द ग्रेविटी। सो इस तरह स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस जो है आपने जो बेसिकली स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस है वो भी इसी तरह चेक कर लेना। देन वी विल गो टू काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? फीचर्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन इन ऑब्जेक्ट। काइनेमेटिक्स है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन में जो फीचर्स या प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, मूव कर रहा है, तो वो रिस्पेक्ट टू सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव करेगा। उसकी जो मोशन है वो हम उसको जब पढ़ते हैं, हम काज नहीं पढ़ रहे कि काज ऑफ मोशन क्या है, लेकिन हम ये पढ़ रहे हैं कि मोशन है, मूव कर रहा है वो, तो है होगी काइनेमेटिक्स। अब बेसिकली जो आपकी स्पीड है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये बेसिकली आप डिस्कस करते हैं कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन डिफरेंस इन द वेलोसिटी है, वी एफ माइनस वी आई अगर हम करेंगे तो वो एक्सेलरेशन हो जाएगा, लेकिन डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम करेंगे। तो इसी तरह करके आपने बेसिकली डिफरेंस करना है कि व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल keep make you understand that what is speed, what is velocity, what is acceleration. अब टू डायमेंशनल मोशंस क्या होते हैं कि दो डायमेंशन, दो एंगल्स बनाए कि अब फॉर एग्जांपल एक बॉडी मूव कर रही है
हॉरिजॉन्टल एक बॉडी मूव कर रही है वर्टिकल, लेकिन एट अ टाइम अगर बॉडी पहले वर्टिकल में मूव करे, वर्टिकल डिस्टेंस कवर करे, देन वो हॉरिजॉन्टल की तरफ आए, उसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। नीचे आपको प्रोजेक्टाइल मोशन शो हो रही है। तो फर्स्टली इट गोज टूवर्ड वर्टिकल फॉर्म एंड देन इट गोज टू हॉरिजॉन्टल फॉर्म। तो बेसिकली देर आर टू डायमेंशंस, दो उसने अपने एंगल बनाए, फर्स्ट इज वर्टिकल देन इज हॉरिजॉन्टल। अब उसके बाद अगर आप द ब्रांच विच इज कंसर्न विद द मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, अगर हम फोर्सेस और कॉजेज ऑफ मोशंस जो हैं वो उनको डिस्कस करें तो दैट इज डायनामिक्स। क्या है? डायनामिक्स। इसको हम क्या कहते हैं? डायनामिक्स कहते हैं। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अब तीन लॉ थे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसको हम फोर्स की डिस्क्रिप्शन कहते हैं, फोर्स क्या होता है, एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन जिसमें बेसिकली क्या है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बेसिकली थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये है। तो मोमेंटम जो है, मोमेंटम क्या होता है? एक होता है लीनियर मोमेंटम, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब बेसिकली मोमेंटम को हम जो डिनोट करते हैं वो पी से डिनोट करते हैं। ठीक है? कि एक बॉडी, अब पी इज इक्वल टू एम वी होता है, मैस और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है मोमेंटम। लेकिन इनिशियल और फाइनल के एक बॉडी ऑफ मैस एम, उसने वेलोसिटी वी से मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है? अब वो जिस वेलोसिटी से स्टार्ट करती है मूव करना उसको हम कहते हैं वी आई, और जिस पे वो एंड करती है उसको हम कहते हैं वी एफ। सो इनिशियल मोमेंटम होगा एम वी आई, फाइनल मोमेंटम होगा एम वी एफ। तो इससे ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि अगर इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा तो इसको हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कुछ होती हैं इलास्टिक कॉलिंग्स, कुछ होती हैं इन इलास्टिक कॉलिंग्स। इलास्टिक कॉलिंग्स क्या होती हैं और इन इलास्टिक कॉलिंग्स क्या होती हैं? बेसिकली इलास्टिसिटी किसको हम कहते हैं? जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इलास्टिक होती है, जो अपनी, अब किसी भी चीज, कोई भी चीज जो है उसको आप किसी जगह पे मारते हैं तो अगर अपनी जगह पे वापस आ जाती है, ठीक है, तो वो होगी इलास्टिक। और अगर वो वापस नहीं आती, वो सख्त होती है, दैट विल बी इन इलास्टिक। ये कॉलिंग है। उसके बाद वर्क एनर्जी, वर्क क्या होता है? अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर। तो एफ डी, एफ डी जो है, अब दैट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डी इज इक्वल टू वर्क। वर्क जो है फोर्स और डिस्टेंस कवर्ड के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी वर्क। एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क, एक काम करने की जो एबिलिटी है उसको हम कहते हैं एनर्जी। इसी तरह डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज मौजूद होती हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी है वो पोजीशन की वजह से है, काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी वजह से है? मोशन की वजह से है। सोलर एनर्जी है वो सनलाइट की वजह से है, सनलाइट से कुछ एनर्जी आ रही है। केमिकल एनर्जी है वो किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से है। अब फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एनर्जी है तो ये भी एटम की बेसिकली एक्सप्लोजन की वजह से। तो इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो आपको पता होना चाहिए, जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियल एनर्जी है तो उसको किस में कन्वर्ट हो जाना? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है? एंड देन द सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी का टू एंड फ्रो मूव करना ये कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और फॉर एग्जांपल एक बॉडी है वो स्टैंड कर रही है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, और वो मूव करती है अपनी, वो मैस जो है वो मूव करता है इनिशियल साइड पे, एक साइड पे, देन वो दूसरी साइड पे मूव करता है अपनी एक एक्सट्रीमिटी की तरफ और अपनी दूसरी एक्सट्रीमिटी की तरफ। तो ये बेसिकली इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। अगर हम स्प्रिंग को इधर देखें
तो ये देखें m मिडल में पड़ा है मैस, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा खींच के आगे करते हो तो उसकी एक एक्सट्रीम आ जाएगी, लेकिन वो फिर जब उसको आप छोड़ोगे तो वो दूसरी एक्सट्रीम पर चला जाएगा जो सी डिनोट कर रहा है। ठीक है, देन इज द न्यूक्लियर रिएक्शन। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं, जो फिजन रिएक्शन होते हैं और फ्यूजन रिएक्शन होते हैं। फिजन होता है किसी भी बिग एटम का स्मॉल एटम्स में स्प्लिट करना, इसको हम कहते हैं फिजन। फ्यूजन होता है कि स्मॉल एटम्स जो हैं कंबाइन करके एक बिग एटम बनाए, तो उसको हम कहते हैं फ्यूजन। तो देर आर द बेसिकली टू दो थिंग, एक फिजन है एक फ्यूजन है। उसके बाद फिजन में एक एटम बिग एटम जो है स्मॉल एटम में स्प्लिट होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर, डिजीज, डिस्ट्रक्शन पर्पस। तो ये बेसिकली फिजन रिएक्शन में न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो ब्रेक होता है स्मॉल एटम्स में। डिजीज में भी इसी तरह, डिस्ट्रक्शन पर्पस के लिए भी आप एटॉमिक बम जो फेंकते हो उसमें भी स्मॉल एटम जो है वो स्मॉल जो लार्ज एटम है वो स्मॉल एटम में सेपरेट हो जाता है। लेकिन फ्यूजन जो है, ये स्मॉल एटम्स जो हैं कंबाइन करते हैं और एक बिग एटम बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं फ्यूजन। तो ये बेसिकली डिफिकल्ट टू कंट्रोल है। तो और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कि बहुत सारी एनर्जी जो है इसको बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो बेसिकली फिजन और फ्यूजन में आपको पता होना चाहिए कि फिजन में सेपरेट करता है एक लार्ज बिग एटम स्मॉल एटम से, और स्मॉल एटम जब कंबाइन करते हैं एक बिग एटम बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्यूजन। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजन एंड द फ्यूजन रिएक्शन। अब अगर हम एक और, मैंने थोड़ी सी स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं कि फिजिक्स की थोड़ी सी डेफिनेशन जो है वो आपको पता हो। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्निंग द स्टडी अबाउट नेचुरल फिनोमेना एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो बेसिकली नेचुरल फिनोमेना और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को डिस्कस करने के लिए एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो बेसिकली नेचुरल फिनोमेना और मैटर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करती है। एंड देन द, फॉर एग्जाम्पल, वाई हॉट कॉफी विल ग्रेजुअली टर्न कोल्ड आफ्टर एन आवर। क्या आपने कभी सोचा कि एक हॉट कॉफी जो है वो कुछ टाइम के बाद कोल्ड हो जाती है, या आपका जो इमेज है वो मिरर में किस तरह बनता है? तो ये दो क्वेश्चंस हैं जिधर से फिजिक्स स्टार्ट होती है, जिधर से फिजिक्स जो है उसकी बेसिक्स जो हैं वो स्टार्ट होती हैं। तो हम जरा उसको देखते हैं, स्टडी फील्ड ऑफ स्टडी इन फिजिक्स। बेसिकली फोर्स एंड मोशन है, फोर्स एंड प्रेशर्स हैं, लाइट है, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, हीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रेडियो एक्टिविटी, वेव। तो ये हैं बेसिकली फील्ड्स जो हम स्टडी करते हैं, किसमें? फिजिक्स में स्टडी करते हैं। तो हमने बेसिकली इन फील्ड्स के गिर्द घूमना होता है। लाइट है तो हम लाइट को लेके देखेंगे, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो उनको देखेंगे, हीट है तो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट कंबाइंड होते हैं, रेडियो एक्टिविटी के एटम कोलैप्स किया उसमें रेडॉन्स रेडिएशन रिलीज हुई, वेव है वो उनकी उसकी मोशन टू एंड फ्रो मोशन उसको डिस्कस करेंगे। इस तरह फोर्स एंड मोशन, फोर्सेस एंड प्रेशर। सो हमारे पास दो चीजें आती हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है, तो ये एक इज अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। 1 मिनट प्लीज। सो हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटी को। इट इज अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, जिसको मेजर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैस, लेंथ, वॉल्यूम, टेम्परेचर।
तो बेस क्वांटिटी होती है और डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। बेस क्वांटिटी वो है जिसको हम डिराइव नहीं कर सकते किसी भी अदर बेस क्वांटिटी में। मतलब ये है कि एक बेस क्वांटिटी है फॉर एग्जांपल, उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी दूसरी क्वांटिटी में। और डिराइव्ड है जिसको आप एक बेस क्वांटिटी से ड्राइव करते हो, दैट कैन ड्राइव फ्रॉम अदर बेस क्वांटिटी बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब बेस वो बेस क्वांटिटी जो ड्राइव नहीं होती और ना उससे कोई चीज आगे ड्राइव होती है, तो बेसिकली बेस क्वांटिटी है। डिराइव्ड है वो बेस क्वांटिटी जो जिससे आगे चीजें ड्राइव हों, वो क्वांटिटी जो बेसिकली ड्राइव किया किससे हुई हो, बेस क्वांटिटी से हुई हो। तो बस बेस क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटीज का डिफरेंस है। देन बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज की सम लिस्ट है। लेंथ है जिसको हम मीटर्स में मेजर करते हैं, मैस है जिसको हम केजीज में मेजर करते हैं, टाइम है जिसको हम सेकंड्स में मेजर करते हैं, देन टेम्परेचर है जिसको हम केल्विन में मेजर करते हैं, एंड इलेक्ट्रिक करंट है इसको एम्पेयर में मेजर करते हैं। तो बेसिकली दीज आर द बेस क्वांटिटीज। अब फॉर एग्जांपल ड्राइव क्वांटिटीज हैं, तो वॉल्यूम है, तो ये मीटर्स मीटर क्यूब, ठीक है, एम क्यूब। तो बेसिकली लेंथ को 3 दफा अगर मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम बनता है। डेंसिटी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसमें दो बेसिक क्वांटिटीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, एक मैस इन्वॉल्व है, एक लेंथ इन्वॉल्व है। तो दो बेसिक क्वांटिटी से एक ड्राइव क्वांटिटी ड्राइव हुई, तो इसको हम ड्राइव क्वांटिटी इसलिए कहते हैं। वेलोसिटी है तो वी मीटर पर सेकंड, तो मीटर क्या है, लेंथ है, पर सेकंड क्या है, टाइम है। तो दो बेस क्वांटिटी से एक ड्राइव क्वांटिटी बनी। फोर्थ है ये न्यूटन, ये भी इसी तरह है। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इधर से आपको पता चल जाना चाहिए, जो लास्ट मेरा क्वेश्चन था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में डिफरेंस क्या है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी को हम वी से नोट करते हैं, एक्सेलरेशन को हम ए से नोट करते हैं। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन का जो है यूनिट वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बेसिक डिफरेंस ये है कि वेलोसिटी कोई भी स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। मतलब एक सेकंड में या एक मीटर पर सेकंड के कितने मीटर्स एक सेकंड में एक बॉडी जो है मूव कर रही है, तो ये है बेसिकली आपकी वेलोसिटी। तो इसी तरह वेलोसिटी ओवर टाइम अगर करेंगे हम, तो वो हो जाएगा एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन टाइम, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। देन द हमारे पास आता है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस हैं जो हम पहले लगाते हैं। सुफिक्स होता है, ठीक है, एक होता है सुफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। अब फॉर एग्जांपल किलोग्राम आप कहते हैं, तो ये है प्रीफिक्स, पहले लगा, ग्राम से पहले लगा तो किलोग्राम। तो ये सारे प्रीफिक्सेस हैं। अब फॉर एग्जांपल टेरा है, इसको हम डिनोट करते हैं टी के साथ, मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। ये 10⁻12 पावर्स है। गाइगा है, मेगा है, किलो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। तो ये आपको वन बाय वन सारे याद होने चाहिए ताकि आपके लिए कोई इशू ना हो, ठीक है। 10⁻12 963, तो सबके आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर गिवन है। आपको ये पता होना चाहिए कि किलो है तो उसके कितना, अब फॉर एग्जांपल किलोग्राम, तो मतलब क्या हुआ कि 1000 ग्राम। मेगा ग्राम अगर हो तो 1000 ग्राम फिर नहीं होगा, 10⁻6 ग्राम। तो आपको ये पता होना चाहिए 10 लाख ग्राम होगा ना फिर। तो इसी तरह आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। मिली है तो 10⁻−3, माइक्रो है तो 10⁻−6। अब साइंटिफिक नोटेशंस क्या होते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज विच आर वेरी स्मॉल और बिग कैन बी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जो मैंने आपको प्रीफिक्सेस बताए, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर आप वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे होते हैं, तो अगर आप किसी स्मॉल या बिग वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो, ठीक है, तो उसको आपने 10 के पावर्स में लिखना है। तो a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n, ये कितनी पावर है। अब फॉर एग्जांपल ये आगे एक्सरसाइज गिवन है, इसको आपने जो है पावर्स में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल
जो फिफ्थ एक्सरसाइज में फिफ्थ क्वेश्चन गिवन है, तो इसमें अब देखें कि 8 से पहले कितनी जीरोस हैं, 6 जीरोस हैं। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, 8 से आगे अगर पॉइंट आप लेकर आओगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर -7 बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट है, तो 1276 आगे है 4 जीरोस, तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 7, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब ये आपके लिए एक जस्ट एक एक्सरसाइज है जो आपने इसको कन्वर्ट करना है, एंड देन यू विल कम टू नो दैट हाउ इट इज। ठीक है, आपको ये पता चलेगा कि किस तरह होता है। देन मेजरमेंट्स को हमने अंडरस्टैंड करना है। अब एक मीटर रूल के साथ हम मेजरमेंट करते हैं, जिससे हम लेंथ फ्यू सेंटीमीटर्स तक अप टू 1 मीटर जो है मेजर कर सकते हैं। उसकी सेंसिटिविटी होती है 0.1 सेंटीमीटर। मतलब सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि कम से कम वो 0.1 सेंटीमीटर जो है उसको मेजर कर सकता है। देन आता है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर बेसिकली टेम्परेचर को मेजर करता है। 1 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसका कम से कम मेजरिंग सेंसिटिविटी होती है। देन स्टॉप वॉच आता है, हमारे टाइम इंटरवल को मेजर करता है। टाइम इंटरवल ये होता है कि आपने एक टाइम पे स्टार्ट किया, उसको आपने आफ्टर 1 मिनट उसको स्टॉप करना है। तो दैट इज द टाइम इंटरवल कि कितना टाइम उसने आपने स्टॉप वॉच को यूज किया। तो उसकी 0.1 सेकेंड टू 0.2 सेकेंड तक सेंसिटिविटी होती है। मतलब लीस्ट काउंट इसको भी हम कह सकते हैं। देन एमीटर, एमीटर बेसिकली मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। तो इसका सेंसिटिविटी इसकी जो है 0.1 एम्पेयर और 0.2 एम्पेयर होती है। अगर वोल्ट मीटर की हम बात करें तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ये वोल्टेज को, दैट इज 0.1 वोल्टेज और 0.2 वोल्टेज। देन मेयरिंग टेप, तो लॉन्ग डिस्टेंसेज सर्कमफेरेंस ऑफ द राउंड ऑब्जेक्ट्स जो है उनको मेयर करने के लिए मेयरिंग टेप यूज करते हैं। तो सेंसिटिविटी 1 सेंटीमीटर है। तो ये है बेसिकली आपके इंस्ट्रूमेंट्स। आपको पता होना चाहिए कि इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, उनकी सेंसिटिविटी क्या है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। देन कम्स द वर्नियर कैलिपर्स। ये लेंथ को मेजर करता है, डायमीटर, इनर एंड आउटर एंड डेप्थ ऑब्जेक्ट्स को, जिनकी डायमेंशन अप टू 12 सेंटीमीटर होती है। लेंथ को मेजर करना, उनके डायमीटर को, उनके इनर और आउटर डेप्थ को। ठीक है, तो बेसिकली इसकी सेंसिटिविटी 0.01 सेंटीमीटर होती है। तो ये बेसिकली हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम मेयरिंग करते हैं। तो इनकी आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी सेंसिटिविटी क्या है। और फॉर एग्जाम्पल आप ये अब जो देख रहे हैं दैट इज वर्नियर कैलिपर। तो ये बेसिकली अब इसमें कुछ मेन स्केल है और कोई इसमें इनसाइड जार्ज है, आउटसाइड जार्ज है। तो ये आपको ऊपर नजर आ रहे होंगे इनसाइड जार्ज, नीचे है आउटसाइड जार्ज, और ये है जी मेन स्केल और ऊपर है वर्नियर स्केल। तो आपने वर्नियर स्केल जो है वो मूवेबल होता है, मेन स्केल मूवेबल नहीं होता। तो क्या होगा, वर्नियर स्केल को आप कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका हम मेजर करना चाहते हैं उसको वर्नियर स्केल के अंदर रखेंगे। ठीक है, आउटसाइड जार्स जो है उसको क्लोज करेंगे और आप उसकी मेजरमेंट कर लेंगे। इसकी क्या मेजरमेंट है, आप किस तरह लेंगे। रीड द मीन स्केल रीडिंग, ऑब्जर्व द जीरो मार्क ऑन द वर्नियर स्केल। पहले आपको वर्नियर स्केल को जीरो मार्क करना है। अब उसके बाद स्केल लाइज बिटवीन 1.2 सेंटीमीटर एंड 1.3 सेंटीमीटर। रीडिंग ऑन द मीन स्केल इज 1.2 सेंटीमीटर। Read the vernier scale reading. Read mark on the vernier scale that is exactly in line with any mark on the end scale. तो बेसिकली आपने जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है और मेन स्केल की रीडिंग है उनको मैच करना है। उनमें जो डिफरेंस होगा वो आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, वो आपकी क्या होगी, रीडिंग होगी। देन द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ये क्या करता है, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की थिकनेस या डायमीटर को मेजर करता है, जो बिटवीन 0.10 मिलीमीटर एंड 5 मिलीमीटर रेंज करते हैं। अब इनकी सेंसिटिविटी क्या है, 0.01 mm एंड .001 सेंटीमीटर। तो आपको इसका फंक्शन और इसकी सेंसिटिविटी आपको ये मस्ट पता होनी चाहिए ताकि आप जो है इसमें अच्छा परफॉर्म कर सको। अब ये है जी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसके जो स्ट्रक्चर है, एक एविल है, स्पिंडल है, स्लीस लगी है, थिम्बल है, लॉक, रेशिट नॉब, फ्रेम। तो बेसिकली एविल एंड स्पिंडल ये ऑब्जेक्ट को ग्रिप करते हैं। स्लीव क्या है, ये मेन स्केल है।
थिम्बल क्या है, ये थिम्बल स्केल है। अब उसको रेचेट नॉब है जो एक्सीडिंग प्रेशर को प्रिवेंट करता है। अब मेन स्केल रीडिंग को आप रीड करें, आप थिम्बल को मेन स्केल को रीड करें, उसके बाद मेन स्केल की आपने रीडिंग जो है उसको रीड किया, एंड फिर थिम्बल्स की रीडिंग को आपने रीड किया और दोनों को आपने प्लस किया, तो आपके पास जो रीडिंग आई वो आपकी मेन रीडिंग है। आपको ज्यादा रीडिंग्स की तरफ नहीं जाना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ वी टेक दीज रीडिंग्स। अब सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी में आपको इसकी डेफिनेशन जो है, प्रॉपर डेफिनेशन वो बता दूं। सेंसिटिविटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज इट्स एबिलिटी टू डिटेक्ट स्मॉल चेंजेस इन द क्वांटिटीज ऑफ मेजर। ये एक ऐसी एबिलिटी है एक इंस्ट्रूमेंट की जो स्मॉल चेंजेस जो हैं उनको डिटेक्ट कर लेता है क्वांटिटी में। जितना चेंज स्मॉलर होगा उसको हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर लेंगे, द मोर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। जितना स्मॉलर चेंज, अब फॉर एग्जांपल माइक्रोमीटर जो गेज है वो सबसे स्मॉलर चेंज जो है मेजर कर रहा है, उसकी सेंसिटिविटी सबसे कम है। तो जितना वो कम मेजरमेंट करेगा उतना वो सेंसिटिव होगा ज्यादा। तो स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन ऑन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज मोर सेंसिटिव द इंस्ट्रूमेंट इज। तो इसी तरह मैंने आपको बताया कि जितनी स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे आएगी इतना वो सेंसिटिव होगा इंस्ट्रूमेंट। अब उसके बाद जो ये सेंसिटिविटी है कि इनमें से कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है, तो ये आपने खुद इसमें ऑब्जर्व करना है। देन एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी क्या होती है। एक्यूरेसी होती है इज हाउ द क्लोज द वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट टू द एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू से कितनी क्लोज है आपकी जो वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू आ रही है, तो ये होती है एक्यूरेसी। कंसिस्टेंसी होती है कि आपने रीडिंग सेम ली, बार बार आपने रीडिंग ली लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी नहीं आ रही। अब फॉर एग्जांपल कंसिस्टेंसी ये है कि करीब करीब वैल्यूज आ रही हैं, तो फिर तो हुआ कि कंसिस्टेंसी, आप बार बार रीडिंग ले रहे हैं, बार बार वैल्यूज क्लोज टू आ रही हैं, फिर तो कंसिस्टेंसी है। लेकिन इनकंसिस्टेंट वो होगी जिसमें आप बार बार रीडिंग्स लेंगे और बार बार बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा, तो वो होगी इनकंसिस्टेंसी। देन कम्स द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी को आप इंप्रूव किस तरह कर सकते हैं। आपने एक्यूरेसी को इंप्रूव किस तरह करना है कि आपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है, फिर एवरेज ले लेनी है, जीरो एरर को अवॉइड करना है, पैरेलैक्स एरर को अवॉइड करना है। लेकिन कंसिस्टेंसी को आपने पैरेलैक्स एरर को जस्ट आपने अवॉइड करना है और आपने कंसिस्टेंसी में कुछ नहीं करना। अब कंसिस्टेंस बट नॉट एक्यूरेट, अब फर्स्ट आप अगर देखेंगे कंसिस्टेंस है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट क्यों नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू से बहुत दूर है। लेकिन कंसिस्टेंट क्यों है, क्योंकि जो 4 दफा आपने रीडिंग ली वो क्लोज आ रही है। सेकंड आप अगर देखें तो एक्यूरेट बट इनकंसिस्टेंस, तो एक्यूरेट है क्योंकि वो क्लोज टू एक्यूरेट वैल्यू आ रही हैं, लेकिन उन चारों रीडिंग्स की आपस में रीडिंग्स मैच नहीं कर रही, वो दूर दूर हैं, तो इनकंसिस्टेंट हो गई। इनएक्यूरेट एंड इनकंसिस्टेंट, ना तो वो ओरिजिनल वैल्यू से मैच कर रही हैं और ना चारों वैल्यूज आपस में क्लोज टू है। एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंस के वो ओरिजिनल वैल्यू के भी क्लोज हैं और खुद भी बार बार आपने रीडिंग ली और उनकी वैल्यूज जो है क्लोज टू आ रही है। सो दिस इज द फिनोमेनन। अब उसके बाद सिस्टेमिक एरर एक होता है और एक रैंडम एरर होता है। सिस्टेमिक एरर में आपके पास जीरो एरर होता है, इनकरेक्ट कैलिब्रेशन होती है, और ये दो चीजें आपके ज्यादा होती हैं। लेकिन रैंडम एरर में ये होता है पैरेलैक्स एरर कि आप ऑब्जर्वर की आइज में एरर आ गया। नेचुरल एरर हो सकता है कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की वजह से एरर आ गया, रॉन्ग टेक्निक आपने अप्लाई की। तो ये बेसिकली सिस्टेमिक और रैंडम में डिफरेंस है। सिस्टेमिक में क्या है कि आपका 0 पॉइंट की मेजरमेंट नहीं है, इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ 0 पॉइंट, तो ये जीरो एरर होगा। या आपने जो कैलिब्रेशन ली है इंस्ट्रूमेंट से, उसकी कैलिब्रेशन ठीक नहीं है जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट जो है वो खराब है। तो आपने सिस्टेमिक एरर को किस तरह रिड्यूस करना है, जो आपके पास रीडिंग ऑब्टेन है उसको जीरो एरर में से माइनस कर देना है, बल्कि जीरो एरर को उसमें से माइनस कर देना तो आपके पास करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। लेकिन रैंडम एरर को आपने किस तरह रिड्यूस करना है कि आपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते रहना है, बार बार रिपीट करते रहना है, ठीक है। एंड देन द पैरेलैक्स एरर होता है जो ऑब्जर्वर की आइज की वजह से कोई एरर आता है। तो ये बेसिकली डिफरेंट एंगल्स ऑफ द ऑब्जर्वर हैं, तो उनके मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस आ सकती हैं, ठीक है। और आपने किस तरह जीरो एरर को एलिमिनेट करना है, आपने बेसिकली जो पॉजिटिव जीरो एरर है और नेगेटिव जीरो एरर है, तो आपने इसको अवॉइड किस तरह करना है,
कि आपने माइनस कर देना है, जो रीडिंग आएगी उसमें से माइनस कर देंगे तो आपका वैल्यू जो है वो सही ऑब्टेन हो जाएगी. सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क.